अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने फाइनल वेरिएबल्स पे बात की थी कि फाइनल वेरिएबल्स और फाइनल मेथड्स और फाइनल क्लास क्यों यूज़ किया जाता है। फाइनल जो टाइप है या नॉन एक्सेस मॉडिफायर है जावा में, इनके क्या फ़ायदे हैं, फाइनल वेरिएबल्स के क्या फ़ायदे हैं, फाइनल मेथड क्यों यूज़ किया जाता है और फाइनल क्लास जो है उसको क्रिएट करने का क्या फ़ायदा है, क्या फीचर्स हैं, what we can do by using the final non-access modifier in Java। तो इन पे थ्योरेटिकली इन डिटेल बात हुई थी। आज हम इस पे प्रैक्टिकल वर्क थोड़ा करेंगे। प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि हम ये चीज़ें या फाइनल जो नॉन एक्सेस मॉडिफायर है इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो मैंने एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है फाइनल एग्जाम्पल्स के नाम से। मैं इसमें एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ नेम्ड शेप। जी, ये शेप क्लास क्रिएट होगी। इसमें मैं शेप की कुछ लेंथ और विड्थ जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ इंस्टेंस वेरिएबल्स। इनको प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर इनको दे दिया है और इसकी डेटा टाइप इंटीजर, लेंथ, इसी तरह से विड्थ डिफाइन कर लेते हैं, प्रोटेक्टेड इंट विड्थ। ये लेंथ और विड्थ ऑफ द शेप्स यूज़ होंगे। इसी तरह से चूँकि आज की जो एग्ज़ाम्पल है, आज का जो प्रैक्टिकल वर्क है वो बेस कर रहा है फाइनल एक्सेस मॉडिफायर पे, तो मैं इनको फाइनल दे देता हूँ। इनको नॉन एक्सेस मॉडिफायर यूज़ कर लेते हैं साथ फाइनल। लेकिन जैसे ही मैंने फाइनल इनके साथ अटैच किया, मतलब इनको फाइनल डिक्लेयर किया, तो साथ ही एक एरर मैसेज आ रहा है कि इनिशियलाइज फाइनल फील्ड लेंथ एट डिक्लेरेशन। इसको डिक्लेयर करने के टाइम पे इनिशियलाइज़ करें। मैं इनको यहाँ पर भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। सपोज़ मैं इनको 5 कर लेता हूँ और इसको मैं विड्थ को 3 कर लेता हूँ, तो एरर रिमूव हो जाएगा। अगर मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा तो मैं इसको कंस्ट्रक्टर में भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। शेप का जो एक्सेस मॉडिफायर है वो फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट मीन्स ये थ्रू आउट सारा जो पैकेज है, जिस पैकेज में ये क्लास है उस सारे पैकेज में ये एक्सेसिबल है। लेंथ और विड्थ मैं इसको पैरामीटराइज्ड एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, इंट LW, और इसमें मैं लेंथ L और विड्थ इज इक्वल टू W। जी, ये इनिशलाइज हो गया और दोबारा एरर आ रहा है, द फाइनल फील्ड शेप डॉट लेंथ कैन नॉट बी असाइंड। तो दोबारा से जब हमने असाइन किया तो ये एरर हमें दे रहा है। मैं ऊपर वाली असाइनमेंट रिमूव कर देता हूँ। लें जी, ये जो ऊपर वाला जो एरर मैसेज है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाला, ये कह रहा है कि आप जो फाइनल फील्ड्स हैं वो इसमें भी इनिशियलाइज़ करें, वरना आप ऊपर इनिशियलाइज़ कर लें। ऊपर इनिशियलाइज़ कर सकते हैं तो फिर आप कहीं और इनिशियलाइज़ नहीं कर सकते, वरना आप दोनों कंस्ट्रक्टर्स में इनिशियलाइज़ करें, ताकि अगर जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये वाला जिसमें एरर आ रही है, ये कॉल हो तो हमारे जो फाइनल वेरिएबल्स हैं वो इनिशियलाइज़ साथ ही हो जाएं। ये ना हो कि हम उनको इनिशियलाइज़ किए बगैर कहीं यूज़ करें और हमें अजीब सी एक आउटपुट मिल जाए जो कि रिक्वायर्ड ही ना हो, हमारे रिज़ल्ट्स जो हैं वो ख़राब हो जाएं। तो इनको मैं ज़ीरो से भी इनिशियलाइज़ कर सकता हूँ इनिशियली।
लेकिन अब ये री इनिशलाइज और कहीं नहीं हो सकते। किसी कंस्ट्रक्टर में तो हो सकते हैं क्योंकि इनसे थोड़ा डिफरेंट हो, पैरामीटराइज्ड ही हो, 3 या 1 पैरामीटर वाला हो या 4 पैरामीटर्स वाला। तो स्टूडेंट्स, इसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कहते हैं। जिस तरह हमने मेथड ओवरलोडिंग पढ़ा है या डायनेमिक बाइंडिंग, स्टैटिक बाइंडिंग में मेथड ओवरलोडिंग एक टॉपिक पढ़ा था कि मेथड्स को कैसे सेम नेम, सेम पैरामीटर्स, सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स पे कैसे ओवरलोड करते हैं। ये भी आप देखें कि कंस्ट्रक्टर्स का नेम सेम है, शेप, लेकिन उनके पैरामीटर्स या नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी इसको कहा जाता है। ले जी, ये हमारी क्लास एक क्रिएट हो गई है शेप टाइप की, जिसमें 2 फाइनल वेरिएबल्स हैं। एक हम इसमें नहीं, आगे कहीं यूज़ कर लेंगे। जो कांस्टेंट वाला जो एक कांस्टेंट वाला एक कंसेप्ट है, वो हम कहीं यूज़ करके देखेंगे कांस्टेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं। अभी सिंपली हम फाइनल वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर यहीं पर मेथड लिख लेते हैं और उसको पब्लिकली एक्सेसिबल बना देते हैं। रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं, पब्लिक वॉइड प्रिंट एरिया को प्रिंट करेगा ये। क्योंकि ये शेप है और स्पेसिफाइड कोई शेप का कोई इसकी टाइप नहीं है, तो हमें ये नहीं पता कि इसकी लेंथ और विड्थ क्या है। तो दैट्स वाई हम एरिया जो है वो 0 ही कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे 0 प्रिंट करवा देते हैं या -1। तो -1 मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ, तो ये -1 प्रिंट करवा देगा। अब हम अपनी टेस्ट क्लास क्रिएट करते हैं जिसमें मेन मेथड होगा जो कि रन करेगा पूरे प्रोजेक्ट को, टेस्ट क्लास। और इसमें मेन मेथड क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग टाइप ऑफ अरे, नाम इसका कुछ भी हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं उन दोनों को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, फाइनल वेरिएबल्स को और फाइनल जो मेथड है इसको मैं फाइनल डिक्लेयर करना भूल गया, सॉरी। तो इसको फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं, प्रिंट एरिया को। तो मैंने आपको बताया था थ्योरेटिकल लेक्चर जो हुआ था कि फाइनल कैसे डिक्लेयर, फाइनल जो वेरिएबल्स हैं या मेथड्स हैं उनको कैसे कॉल किया जाता है। उनको बिल्कुल इंस्टेंस वेरिएबल्स की तरह ही कॉल किया जाता है। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है कंटेनर क्लास का, हम दोनों तरह से ही, क्योंकि हमारे पास दोनों कंस्ट्रक्टर्स हैं, डिफ़ॉल्ट भी है और पैरामीटराइज्ड भी है। ये डिफ़ॉल्ट है, ये पैरामीटराइज्ड है। तो हम दोनों में से कोई भी यूज़ करके हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, ये डिपेंड करता है, अगर शेप की जगह कोई और शेप होती, जिस तरह रेक्टेंगल हो या जिस तरह सर्कल हो या स्क्वायर या पैरेललोग्राम, जो भी इसका शेप की टाइप हो, स्पेसिफाइड टाइप हो, तो हम फिर उसको पैरामीटर्स वही पास करेंगे जो कि हमारे पास लेंथ होगी रेक्टेंगल की या ट्राइएंगल की, या जो भी विड्थ होगी, तो वो पैरामीटर्स भी पास होंगे। फिर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होगी कि जो दिल करे उसी कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए हम अपनी जो पैरामीटर्स हैं पास करें और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें। जी, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। इसके बाद हम पहले एक्सेस करके देखते हैं कि जो फाइनल वेरिएबल्स हैं उनको कैसे एक्सेस करना है, ये देखते हैं। system.out.println, तो उसको यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। मेरे ख्याल से इसको यहाँ पे प्रिंट करवाने का कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम प्रिंट तो करवा रहे हैं। जो हमारे पास प्रिंट एरिया का जो एक मेथड है, इसमें हमारे पास एरिया प्रिंट हो रहा है।
तो हम एरिया के अंदर ही इसको प्रिंट करवाते हैं और इसको प्रोटेक्टेड की बजाय हम प्राइवेट कर देते हैं फ़िलहाल। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम चेंज कर लेंगे, फ़िलहाल हम इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है उसको लिमिटाइज़ कर देते हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाएगी कि हम अगर इसको प्राइवेट करते हैं तो फिर इसको आउटसाइड द क्लास एक्सेस कैसे करेंगे। तो जो इसकी लिमिटाइजेशन है वो फिर रहने देते हैं और यहीं पे कॉल करके देख लेते हैं इसी के अंदर एस डॉट जो लेंथ है वो, और एस डॉट विड्थ कर लेते हैं। दोनों चीज़ें यहाँ पर देखें आप एक्सेसिबल हैं। ये मैंने सिर्फ आपको एक्सेसिबिलिटी इसकी दिखानी थी कि एक्सेस कैसे हो जाते हैं। और ये जो भी उसके अंदर वैल्यू होगी, शेप कंस्ट्रक्टर जो सिंपल वाला है कॉल हुआ है तो उनकी वैल्यू 0 है, तो 0 0 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें हम यहाँ पर कोई और वैल्यू पास करते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हुए ये वाला, तो उसके अंदर वही वाली वैल्यू स्टोर हो जाएंगी लेंथ और विड्थ की, और वो यही चीज़ यहाँ पर प्रिंट करवा देगा। और इसी एस जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया इसको यूज़ करते हुए हम प्रिंट एरिया भी कर लेते हैं। प्रिंट एरिया में हमने -1 प्रिंट करवाया था तो ये -1 प्रिंट कर देगा। लेकिन जी हम अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखें जी 0 उसकी लेंथ, 0 विड्थ और -1 ही उसका एरिया। हम साथ में प्रिंट कर लेते हैं लेंथ। विड्थ और यहाँ पर एरिया हम साथ प्रिंट करवा देते हैं। ये सिंपल सा एक तरीका है कंकैटिनेशन का। स्ट्रिंग के साथ आप कोई भी चीज़ लिखेंगे वो कंकैटिनेट ही हो जाएगी या अटैच हो जाएगी उसके साथ। इसको जावा की टर्मिनोलॉजी में इसको कंकैटिनेशन कहते हैं। और भी मेथड्स हैं जावा में कंकैटिनेशन के, लेकिन ये सिंपल सा वे है। स्ट्रिंग के साथ कोई भी चीज़, कोई और स्ट्रिंग या कोई और वैल्यू, कोई इंटीजर, कोई डबल, कोई फ्लोट, कोई करैक्टर अटैच करना हो, कंकैटिनेट करना हो, तो ये सिंपल सा वे है। ये जी हमारा एरिया, लेंथ और विड्थ प्रिंट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं मेथड को इनहेरिट करके ओवरराइड करता है मेथड। नीचे जो चाइल्ड क्लास है वो फाइनल मेथड को ओवरराइड करती है या नहीं, तो इस चीज़ पे ये कंसेप्ट देखते हैं। तो मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ, रेक्टेंगल क्लास, और इसमें कुछ कोड मैं वैसे ही कॉपी कर लेता हूँ। ये इसका कंस्ट्रक्टर जो है वो चेंज करना पड़ेगा, नेम उसका, और सिमिलरली पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी चेंज कर देते हैं। और प्रिंट एरिया जो है वो ये भी फाइनल है। और ये चूँकि शेप जो क्लास है ये अभी फाइनल डिक्लेयर नहीं हुई, सॉरी वो एक डिफरेंट चीज़ है। शेप क्लास का जो फाइनल मेथड है वो सब क्लास में भी फाइनल है, लेकिन हमने इसको एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड्स शेप क्लास। तो अब ये देखें, ये प्रिंट एरिया जो है कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड फ्रॉम शेप। ठीक है, जो शेप क्लास है वो अब पेरेंट क्लास बन गई है, तो पेरेंट क्लास का कोई भी फाइनल मेथड उसकी कोई चाइल्ड क्लास ओवरराइड नहीं कर सकती। तो आप इसका ये तरीका है कि आप इसका नेम चेंज कर दें, प्रिंट एरिया रेक्टेंगल कर दें, या फाइनल में फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ
क्योंकि इसको मैं फाइनल नहीं डिक्लेयर करना चाह रहा। तो इसका नेम फिर आप चेंज करें, इसका नेम REC रेक्ट कर दें, फिर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है जी। फाइनल अभी तक जो हमने कोड किया है उसमें हमने फाइनल जो वेरिएबल्स या मेथड्स हैं उनको कैसे डिक्लेयर किया जाता है एज फाइनल, फिर उनको आउटसाइड द क्लास या उनको एक्सेस कैसे किया जाता है, तो वो बिल्कुल इंस्टेंस वेरिएबल्स की तरह इंस्टेंस वेरिएबल्स को जैसे एक्सेस किया जाता है या मेथड्स को, सिंपल मेथड्स को कैसे एक्सेस किया जाता है वैसे ही उनको एक्सेस किया जाता है। जबकि स्टैटिक मेथड्स जो है उनको एक्सेस करने का या स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस करने का तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें हम क्लास नेम यूज़ करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते। इसके बाद हम ये बात करेंगे कि इसको भी कॉल करके देख लेते हैं। इसका एरिया जो है वो हम कैलकुलेट करके प्रिंट करवाते हैं। लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, तो ये मल्टीप्लिकेशन के बाद जो भी एरिया आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। 0 आया, दैट मीन्स ये सिंपल ऑब्जेक्ट जो है, सिंपल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हुए जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है वो हमें 0 एरिया प्रोवाइड करेगा और 0 लेंथ एंड विड्थ। और पैरामीटराइज्ड में हम जो पैरामीटर देंगे वो कंस्ट्रक्टर यूज़ होता हुआ हमें थोड़ी डिफरेंट आउटपुट देगा। तो मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर ये प्रिंट एरिया ओवरराइड होता है या नहीं, जबकि जो पेरेंट क्लास का प्रिंट एरिया है वो फाइनल है, मैंने सिर्फ अभी यही इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखानी थी। इसको कॉल फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा। इसके बाद जो काम है वो हम शेप क्लास को फाइनल डिक्लेयर करके देखते हैं। इसको फाइनल कैसे डिक्लेयर करते हैं, सिंपली क्लास से पहले फाइनल लिख दें तो क्लास जो है वो फाइनल डिक्लेयर हो जाएगी। लें जी, ये जो शेप क्लास है अब फाइनल डिक्लेयर हो गई है। तो जैसे ही मैंने फाइनल डिक्लेयर किया यहाँ पर ये एरर मैसेज आ रहा है। इस पे होवर किया, शेप को रेड अंडरलाइंड है, उसको होवर किया तो ये मैसेज दे रहा है द टाइप रेक्टेंगल कैन नॉट सब क्लास द फाइनल क्लास शेप। जो रेक्टेंगल क्लास है वो एक शेप क्लास की चाइल्ड क्लास नहीं बन सकती, क्योंकि शेप क्लास जो है वो फाइनल डिक्लेयर हो गई है। तो इसने फ़ौरन ही हमें एक मैसेज दे दिया है कि आप जो शेप क्लास है वो फाइनल डिक्लेयर हो गई है, आपने फाइनल डिक्लेयर कर दिया, इसको आप पेरेंट क्लास नहीं बना सकते रेक्टेंगल क्लास का। तो मैं ये चीज़ भी आपको शो हो गई। और इसके बाद देखते हैं, आप ख़ुद भी लेक्चर के बाद या लेक्चर के दौरान या लेक्चर के बाद ये चीज़ें कोड करके देखें, खुद एक्सपेरिमेंट करें, खुद करें प्रैक्टिकल, फिर आपको सही समझ आएगी। जो इंसान अपने हाथ से काम करता है उसको ज़्यादा बेहतर समझ आती है, सुनने और देखने से कम समझ आती है, कम इतने कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते। बाय हैंड प्रैक्टिस करें, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही इसमें स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे डे बाय डे। प्रैक्टिस ज़्यादा करें, सिर्फ पेपर्स के लिए नहीं, सिर्फ पास होने के लिए या CGPA के लिए नहीं, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी स्किल सेट के लिए। आपका जो स्किल सेट है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आपके CGPA से, आपकी डिग्री से ज़्यादा आपका स्किल सेट मैटर करता है। डिग्रीज़ भी मैटर करती हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कह रहा कि CGPA डजेंट मैटर, ये डिग्री डजेंट मैटर। हर चीज़ की वैल्यू होती है, हर चीज़ का अपना कमाल होता है, लेकिन आपके जो स्किल सेट का कमाल होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा। तो प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इसको टाइम दें। जो लास्ट चीज़ रह गई है वो कॉन्स्टेंट्स की मेरे ख्याल से अब रह गई है। कॉन्स्टेंट्स क्या है और कॉन्स्टेंट्स और फाइनल वेरिएबल्स में फ़र्क क्या है। एक स्लाइड इस पे भी आई थी कि इनमें फ़र्क क्या है, एक फाइनल वेरिएबल, एक कांस्टेंट, इन दोनों में फ़र्क क्या है उस पर भी बात करेंगे। मैं एक और क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, नेम्ड सर्कल। जी, ये क्लास सर्कल क्रिएट हो गई है, इसको भी मैं शेप से ही एक्सटेंड कर लेता हूँ। और इसमें सिंपली मैं इसका जब एरिया कैलकुलेट होगा तो आई थिंक πr² है उसका फार्मूला, तो मैं इसका एक तो रेडियस यहाँ पर एज फाइनल ही डिक्लेयर कर लेता हूँ, क्योंकि फाइनल की आज कोडिंग हो रही है, फाइनल कंसेप्ट की नॉन एक्सेस मॉडिफायर पे। तो प्रोटेक्टेड फाइनल
डबल रेडियस और इससे ऊपर ही मैं पाई भी डिक्लेयर कर लेता हूँ और उसको आउटसाइड द क्लास इस्तेमाल होने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं उसको प्राइवेट ही डिक्लेयर कर देता हूँ। स्टैटिक फाइनल कांस्टेंट बनाने के लिए स्टैटिक फाइनल के कीवर्ड्स यूज़ होते हैं। डबल पाई, ये आपने नोट किया होगा, मैंने जितने भी कांस्टेंट्स अभी तक लेक्चर में भी आपको दिखाए हैं या कोड भी कर रहा हूँ वो सारे ऑल कैप्स में लिखे होते हैं। ये जावा की एक प्रोग्राम करने की जावा वैसे तो लैंग्वेज में आपको पास फ्री हैंड है, आप जिस तरह भी वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, फाइनल वेरिएबल्स, स्टैटिक वेरिएबल्स लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन ये अपनी एक टर्मिनोलॉजी पेश करते हैं जिसमें जो कांस्टेंट्स हैं वो ऑल कैप्स में लिखे होते हैं, सारे उसके लेटर्स जो हैं वो कैपिटल्स में होते हैं। दैट्स वाई मैं इसको फॉलो करता हूँ और कांस्टेंट्स को ऑल कैपिटल्स में लिखता हूँ, जबकि सिंपल वेरिएबल्स फाइनल और स्टैटिक को वो कहते हैं कि स्मॉल्स में लिखें। और अगर मल्टीपल वर्ड्स हैं, जिस तरह फ़र्ज़ करें ये रेडियस को मैं करना चाह रहा हूँ कि सर्कल रेडियस, तो सर्कल सारा छोटा आ जाएगा, ऑल स्मॉल में आ जाएगा, और रेडियस का आर फिर बड़ा आ जाएगा। या माई रोल नंबर, तो माई MY स्मॉल में आ जाएगा, फिर रोल नंबर का आर बड़ा आ जाएगा। इस तरह से माई नेम, तो माई स्मॉल में आ जाएगा और नेम का एन जो है कैपिटल हो जाएगा। तो ये जावा की टर्मिनोलॉजी है। जावा ये सजेस्ट करती है, मशवरा देती है कि आप इसको यूज़ करें थ्रू आउट माई प्रोग्रामिंग, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप इस्तेमाल करें इसको, बेहतर है, बहुत बेहतर है। कोड पढ़ते ही पता चल जाता है, एक गो थ्रू लें, आपको टर्मिनोलॉजीज़ का पता है तो आप फ़ौरन मेन चीज़ें देख लेते हैं। लेकिन अगर आप नहीं फॉलो करते तो दैट्स ओके, ये नहीं है कि वो एरर दे देगा, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा या रन टाइम आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस रेडियस को मैं कंस्ट्रक्टर में डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ, इसको इनिशलाइज़ करना चाह रहा हूँ। दैट्स वाई मैंने अभी तक इसको कोई वैल्यू नहीं दी। ये पाई की वैल्यू है आई गेस 3.1415926, और ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने अभी तक इसको इनिशलाइज़ नहीं किया, तो मैं इनिशलाइज़ कर देता हूँ। एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं शेप का, जिसमें रेडियस को 0 से इनिशलाइज़ कर लेते हैं, सॉरी सर्कल का, और एक पैरामीटराइज्ड भी बना लेते हैं। चूँकि हमारा जो रेडियस है वो डबल डेटा टाइप का है, तो हमें इधर भी जो पैरामीटर आना चाहिए वो भी डबल टाइप का होना चाहिए। और रेडियस इज इक्वल टू आर। ये एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। लें जी, रेडियस इनिशियलाइज हो गया। यहाँ पर हम इसका जो एरिया है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। पब्लिक वॉइड कैल्क एरिया, कैल्क एरिया लेट्स सी कि शेप के अंदर कौन सा था, प्रिंट एरिया था, तो हम इसको भी एक दफ़ा दोबारा यहाँ पर ओवरराइड करके देखना चाहते हैं। ये देखें जी, दोबारा से वही जो एरर है वो आ गई है। कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड फ्रॉम शेप क्लास जो है उसके अंदर जो प्रिंट एरिया है वो फाइनल डिक्लेयर हुआ है, तो ये एरर दे रहा है कि आप इसको ओवरराइड नहीं कर सकते। तो मैं इसको कैल्क एरिया कर देता हूँ या प्रिंट एरिया सर्कल कर देता हूँ। ठीक है जी, इसमें हम प्रिंट कर देते हैं एरिया सर्कल का, प्रिंट ln एरिया, पाई मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय आर मीन्स पाई आर स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो ये एक फार्मूला है सर्कल का
एरिया कैलकुलेट करने का, इफ़ आई एम करेक्ट। और पैरामीटर का शायद 2πr था, और सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना हो अगर सर्कल का तो πr² था। ये इसलिए हमें एरर दे रहा है कि जो r है वो एक फाइनल रेडियस, सॉरी मुझे r की जगह यहाँ पर रेडियस जो है वो कीवर्ड यूज़ करना चाहिए था। लें जी, πr², एरिया कैलकुलेट हो गया और प्रिंट भी हो गया यहाँ पर। और ये कुछ अंडरलाइंड है, मे बी कुछ वार्निंग्स वगैरह शो करे। लें जी, ये ऐसे मैंने आपको इस एग्जांपल में इस क्लास को मैंने इसलिए क्रिएट किया था कि आपको ये बताऊं कि ये कॉन्स्टेंट्स कैसे क्रिएट होते हैं। ये कॉन्स्टेंट हमने यहाँ पर वैल्यू असाइन कर दी है। अगर आप इसको चेंज करके यहाँ कंस्ट्रक्टर्स में ले जाएंगे तो ये एरर देगा, ये आप सिंपल फाइनल वेरिएबल्स की तरह नहीं होगा। सपोज हम पाई को यहाँ पर इनिशियलाइज करते हैं तो ये हमें एरर देगा, द फाइनल फील्ड कैन नॉट बी असाइंड। आप इसको यहाँ पे असाइन नहीं कर सकते, जबकि ये दूसरा जो रेडियस है ये भी फाइनल है, लेकिन ये आपने इधर इनिशियलाइज कर लिया था, लेकिन वो आपको अलाउड नहीं है। यहाँ पर भी राइट करके देख लेते हैं, ये जी, ये आपको अलाउड नहीं है यहाँ पर इनिशियलाइज करना। आप कांस्टेंट जो है उसको आप जहाँ पर वो क्रिएट होता है वहीं पर इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं आप इनिशियलाइज कर सकते कहीं पे। लेकिन जो फाइनल वेरिएबल है, सिंपल फाइनल वेरिएबल, स्टैटिक फाइनल नहीं, दूसरा वाला फाइनल, सिंपल फाइनल, जिसके साथ स्टैटिक ना हो, नॉन स्टैटिक आप कह लें, उसको आप एक कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये इम्प्लिसिटली जैसे ही आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये इम्प्लिसिटली खुद ब खुद रीअसाइन हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट करें फर्स्ट टाइम आपने रेडियस को के लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो रेडियस जो है उसको एक वैल्यू असाइन हुई 0। फिर आपने दोबारा से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया और रेडियस को नई वाली वैल्यू असाइन होगी। इस तरह से ये इम्प्लिसिटली वैल्यूज़ असाइन हो रही हैं, लेकिन एक्सप्लिसिटली वैल्यूज़ आप उसको दोबारा असाइन नहीं कर सकते। और कॉन्स्टेंट्स को आप जहाँ पे क्रिएट करते हैं वहीं पे वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लें जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने इसमें कुछ फाइनल नॉन एक्सेस मॉडिफायर पे बात की, उसकी प्रैक्टिकल वर्क देखा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट नॉन एक्सेस मॉडिफायर पे बात करेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।